So we were discussing about the drugs last time, but I'm going to repeat it. So drugs, any substance taken externally, ठीक है? हर वो सब्सटेंस जो कि हम एक्सटर्नली लेते हैं और वो या एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है हमारी बॉडी, which modifies one pathway or more than one pathway of our body, that is known as drug. Drug is any substance which is administered externally into the body, which modifies one or more phenomena of the body or mechanism of the body is known as drug. ठीक है? अब ड्रग्स को कंसीडर किया जाता है दो कैटेगरी में कि वो बेनिफिशियल ड्रग्स हो सकती हैं या हार्मफुल ड्रग्स हो सकती हैं। जो बेनिफिशियल ड्रग्स में मेडिसिनल ड्रग्स आ जाती हैं, ठीक है, मोस्टली, और जो हार्मफुल ड्रग्स हैं उनमें उनको हम कहते हैं ड्रग अब्यूज। ठीक है, ड्रग अब्यूज का मतलब क्या हुआ कि वो ड्रग्स जो कि इलीगल हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं, या उनका इस्तेमाल जो है हमारे सोशल वेल बीइंग पर इफेक्ट करेगा। सोशल वेल बीइंग मतलब कि हमारे किरदार पे, कैरेक्टर पे, हमारी मोरल वैल्यूज पे, हमारी एथिकल वैल्यूज पे इफेक्ट करेगा, उन्हें हम ड्रग्स अब्यूज कैटेगरी में, राइट। अच्छा, हम देखते हैं कि डेली लाइफ में हमारे जो इर्द गिर्द बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारे जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं, दे आल्सो कंटेन सम ड्रग्स एंड ड्रग्स विच आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। एक बात याद रखिए, कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं कि उनकी जो सर्टेन डोजेज, मिसाल के तौर पर डोजेज का मतलब ये होता है कि कितने मिलीग्राम पर एमएल या कितने मिलीग्राम पर के, और ये इसको डोजेज कहते हैं। उनकी जो स्पेसिफिक डोजेज जब डॉक्टर रेकमेंड करता है तो उस डोजेज पे वो हमें इफेक्ट नहीं करती, लेकिन जब हम उस डोजेज से ज्यादा अमाउंट लेते हैं तो हमें इफेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो कुछ ड्रग्स जो हैं एक सर्टेन डोजेज पे तो हमारे लिए मेडिसिनल ड्रग्स के तौर पे काम कर रही है, लेकिन जब वो उस डोजेज से बढ़ जाएगी उनकी अमाउंट, तो वही ड्रग जो है हमारे लिए ड्रग अब्यूज बन जाती है, वो हमारे लिए हार्मफुल ड्रग बन जाती है। जो पहली कैटेगरी है ड्रग्स की, वो मेडिसिनल ड्रग्स में आ रहा है। मेडिसिनल ड्रग्स में जो एंटीबायोटिक्स जो हैं, दे कम फर्स्ट। Antibiotics, what are antibiotics? Antibiotics are those chemicals or those drugs which either kill bacteria or inhibits the growth of bacteria, ठीक है, without harming the host tissue, without harming the हमारी जो टिश्यूज को इफेक्ट किए बगैर, हमारे सेल्स को इफेक्ट किए बगैर जो पैथोजन को किल कर देती हैं, उसकी ग्रोथ को रोक देती हैं। व्हाट इज पैथोजन? एनी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज पैथोजन। ठीक हो गया? अच्छा, अब ये एंटीबायोटिक जो है ऑब्टेन कहाँ से की जाती है? एंटीबायोटिक को ऑब्टेन करने का सोर्स भी बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। सबसे पहली जो एंटीबायोटिक डिस्कवर की गई थी, इन्वेंट की गई थी बेसिकली, इन्वेंट नहीं, डिस्कवर की गई, सॉरी। इन्वेंट का मतलब ये होता है कि उसे बनाया जाना, जो पहले कभी मौजूद ही ना हो। ये तो पहले मौजूद थी, सिर्फ डिस्कवर किया गया था। दैट वाज पेनिसिलिन, जो कि एक फंगस से ऑब्टेन की गई थी। इस फंगस का नाम था पेनिसिलियम। पेनिसिलियम फंगस का नाम है, पेनिसिलिन जो है वो एंटीबायोटिक का नाम है, ठीक है। It was extracted from a fungus penicillium, and it was produced. It was found to be very effective against a broad range of bacteria at that time when it was discovered. जब इसको डिस्कवर किया गया था तो उस वक्त जो मोस्टली जो बैक्टीरिया उस वक्त मौजूद थे, उन सब के अगेंस्ट इफेक्टिव थी। अब जो एंटीबायोटिक है वो दो तरीकों से जो है वो बैक्टीरिया को इफेक्ट करती है। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका ये है कि हर बैक्टीरिया के इर्द गिर्द जो है सेल वॉल होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकन एक केमिकल का नाम है, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन अब फॉर योर इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब वो जो सेल वॉल होती है, ये एंटीबायोटिक उस सेल वॉल को अटैक करती है, वो सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं होने देती एंटीबायोटिक्स, जिसकी वजह से बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता, जिसकी वजह से सब कुछ बैक्टीरिया किल हो जाता है। या फिर दूसरा तरीका ये है कि वो एंटीबायोटिक्स जो हैं, जो बैक्टीरिया के अंदर, जो बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म है, उसका डीएनए है, उसकी प्रोटीन सिंथेसिस है, उसको रोक देती है,
जब प्रोटीन सिंथेसिस को रोकेंगी तो बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाएगी और वो किल भी हो सकता है, वो उसकी ग्रोथ जो है इनहिबिट भी हो सकती है। दिस इज हाउ एंटीबायोटिक अफेक्ट द बैक्टीरिया। अब एंटीबायोटिक हम एनिमल टिश्यूज को कुछ नहीं कर सकती। वो कैसे? क्योंकि हमारे तो सेल में सेल वॉल है ही नहीं, और हमारा जो प्रोटीन सिंथेसिस का सारा जो प्रोसेस है वो बैक्टीरिया से क्वाइट डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, तो वो एंटीबायोटिक के लिए जो है वो सुटेबल नहीं है कि वो हमारे सेल्स पे, हमारी जो मशीनरी है, सेल की मशीनरी, उस पे इफेक्ट कर सके। ठीक हो गया? हाँ, हम बात ये कर रहे थे कि एंटीबायोटिक्स जो है ऑब्टेन कहाँ से की जाती है। एंटीबायोटिक्स जो है मोस्टली बैक्टीरिया से ही ऑब्टेन की जाती है। बैक्टीरिया के सेल के अंदर जो है दो किस्म का जेनेटिक मटेरियल होता है, टू टाइप्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल। एक तो उसका अपना जो है ही है, एक उसने जो बेटे चेक योर माइक। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर दो किस्म का जेनेटिक मटेरियल होता है। एक वो जो उसका अपना जाती होता है, और दूसरा वो जो उसने कहीं से बोरो किया होता है, बोरो करके वो अपने अंदर वो कंटिन्यूसली जो है वो उसको रिजाइड कर लेता है, उसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। ये प्लाज्मिड जो होता है, ये बैक्टीरिया को कुछ एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स देता है। वो एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि वो उसको सरवाइव करने में, रिप्रोड्यूस करने में, सर्टेन एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट जो है वो सरवाइव करने में हेल्प करता है। ठीक हो गया? अब मोस्टली जो मैंने जैसे आपको कल भी बताया था कि जब बारिश होती है तो बारिश के कतरे जब जमीन पे पड़ते हैं तो हमें एक कैरेक्टरिस्टिक जो है सेंट आती है, खुशबू आती है मट्टी की। वो बेसिकली मट्टी की खुशबू नहीं होती। जब बारिश पड़ती है जमीन पे तो बैक्टीरिया की एक सर्टेन टाइप होती है जो उछल कर हवा में आ जाती है। ठीक है, और वो हवा में जब आएगी, जब हम ब्रीथ करते हैं, इनहेल करते हैं, तो वो बैक्टीरिया हमारे नाक में जाते हैं, तो हमें उन बैक्टीरिया की वजह से वो सेंट आती है। उन बैक्टीरिया का नाम होता है एक्टिनोमाइसीट। तो मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स जो है वो एक्टिनोमाइसीट जो बैक्टीरिया उनसे ऑब्टेन की जाती है। ठीक है? अच्छा, अब ये डिफरेंट जो है इनके अंदर जो प्लाज्मिड होते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जीन्स होता है, ये उनसे ऑब्टेन किया जाता है। वी नीड नॉट टू गो इनटू द डिटेल्स कि वो आखिरकार वो फिनोमेना क्या होता है। वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड के हाउ एंटीबायोटिक्स आर ऑब्टेन। दे आर ऑब्टेन फ्रॉम द बैक्टीरिया। दे आर सो बैक्टीरिया आर द मेन सोर्स ऑफ गेटिंग एंटीबायोटिक्स। अच्छा, अगर हम बैक्टीरिया से ही एंटीबायोटिक्स यूज करके बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज कर रहे हैं, बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक्स जो है ऑब्टेन करके उसको बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज कर रहे हैं, इट डजंट मेक सेंस। कि फिर क्या सेंस बनी कि जी फिर हम बैक्टीरिया को क्यों मारना चाहते हैं, और वही चीज जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहा है उसी से बैक्टीरिया मर रहा है, तो वो खुद क्यों नहीं हो जाता? राइट? देख, अब होता ये है कि कुछ बैक्टीरिया की स्ट्रेन जो है हमारे लिए बेनिफिशियल होती है, कुछ बैक्टीरिया की स्ट्रेन हमारे लिए हार्मफुल होती हैं। तो जो बेनिफिशियल स्ट्रेन्स हैं बैक्टीरिया की, उनसे हम ये ड्रग्स जो हैं एंटीबायोटिक्स ऑब्टेन करके जो हार्मफुल बैक्टीरिया उनके अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया? और ये बैक्टीरिया फिर इनके अगेंस्ट रेजिस्टेंट भी हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि होता क्या है कि जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है हमें कि आपने ये 7 दिन तक मेडिसिन यूज करनी है, 5 दिन तक मेडिसिन यूज करनी है, वी हैड टू यूज दैट मेडिसिन फॉर 5 days और द टाइम प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। जितना डॉक्टर ने टाइम हमें प्रिस्क्राइब किया होता है उस टाइम तक हमें वो यूज करना पड़ती है। अगर हम नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए नुकसानदेह हो जाएगा। वो कैसे नुकसानदेह हो जाएगा? कि बैक्टीरिया उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो जाते हैं उस एंटीबायोटिक के। जब आप पर कोई सख्ती आती है और वो सख्ती बार बार रहे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन सख्ती रहे, तो आप उस सख्ती के आदी हो जाते हैं और उस सख्ती के साथ जो है वो जीना सीख लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह ही होता है कि जब बैक्टीरिया को आप बार बार एंटीबायोटिक सप्लाई करते रहते हैं और अपनी प्रिस्क्रिप्शन पूरी नहीं करते हैं, तो एक टाइम आता है बैक्टीरिया आदी हो जाते हैं उस चीज। कुछ ना कुछ बैक्टीरिया आदी हो जाएंगे, सारे नहीं लेकिन कुछ हो जाएंगे। लेकिन जो आदी हो जाएंगे फिर वो प्रोड्यूस करना, रिप्रोड्यूस करना शुरू करेंगे। जब वो रिप्रोड्यूस करना शुरू करेंगे तो डिजीज जो है और ज्यादा सिवियर हो जाएगी। तो जब हम प्रिस्क्रिप्शन पूरी करते हैं तो बैक्टीरिया को आदी होने का टाइम ही नहीं मिलता है, वो किल हो जाते हैं, जब उनकी ग्रोथ बिल्कुल ही रुक जाती है। ठीक है, हमें वक्ती तौर पे लगता है हम ठीक हो गए, हमें मेडिसिन छोड़ देनी चाहिए, लेकिन बाद में फिर वो दोबारा नए तरीके से अटैक करते हैं।
तो हम कहते हैं जब बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाते हैं, रेजिस्टेंट का मतलब क्या है कि वो अब एंटीबायोटिक उन पर इफेक्टिव नहीं रही, तो बैक्टीरिया हैव बिकम रेजिस्टेंट, तो वो नए तरीके से अटैक करता है। ठीक हो गया। फिर डॉक्टर को नए कॉम्बिनेशन जो है वो यूज करना पड़ते हैं, फिर अगेन एंटीबायोटिक्स पे आ जाता है। और बार बार एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल जो है डेफिनेटली जो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। वो कैसे कि ये डिफरेंट एलर्जीज जो है वो क्रिएट कर सकता है। ठीक हो गया जी। Hold on. ये देखिए मैं आपको ये डायग्राम के जरिए दिखाता हूँ। ओवर है, ये देखिए, here the bacteria was reproducing and the two bacterium were produced. From each bacterium again two bacterium are produced and here again two bacterium are produced. अब हुआ क्या कि जब इनको एंटीबायोटिक सोल्यूशन में इनको रखा गया, तो ये तीनों बैक्टीरिया तो डेड हो गए क्योंकि इनकी आगे वाली जनरेशन जो है वो अपने आप को रिप्रोड्यूस ना कर सकी, ये डेड हो गए, किल हो गए। लेकिन ये जो बैक्टीरिया था इसके अंदर म्यूटेशन आ गई। वो म्यूटेशन क्या होती है कि डीएनए में चेंज आई और वो इस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो गया, तो इसने अपनी आगे जनरेशन को रिप्रोड्यूस कर लिया और ये जनरेशन जो है आगे फर्दर अपनी जनरेशन को रिप्रोड्यूस कर रही है। तो जब ये जनरेशन आगे से आगे रिप्रोड्यूस होती चली जाएगी, बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी, बट बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी तो अगेन डिजीज का अटैक दोबारा आ जाता है। ठीक हो गया। तो डिफरेंट एंटीबायोटिक्स जो आज कॉमनली अवेलेबल हैं, इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन है, स्पेक्टिनोमाइसिन है, ठीक है, एम्पिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन है। ये वो वाली एंटीबायोटिक है जो इस वक्त हमारे पास अवेलेबल है मार्केट में। जी शेरोज, यू आर रेजिंग योर हैंड, इज देयर एनी क्वेश्चन? पूछिए बेटे। जी बेटे, पर्पल बन नहीं रहा, पर्पल ये शो कर रहा है कि वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो गया है, एंटीबायोटिक उस पर इफेक्ट नहीं कर रही, दैट्स व्हाई इट हैज बीन शोन एज पर्पल कलर। ठीक है, उसका मतलब ये नहीं है बैक्टीरिया पर्पल कलर हो गया, कि उसके अंदर म्यूटेशन आ गई है, उसके अंदर चेंजेस आ गई हैं, वो अपने अंदर चेंजेस ले आया है और वो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो गया, जबकि ऊपर वाले जो है वो अपने अंदर चेंजेस ना ला सके और वो किल हो गए। ठीक हो गया। अब एंटीबायोटिक्स की अगेन दो मेन कैटेगरी आती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड नैरो स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स वो एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि एक नैरो रेंज ऑफ बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज की जाती है। साल के तौर पे 3 या 4 स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया पर इफेक्टिव होंगी, बाकी पर इफेक्टिव नहीं होंगी, उन्हें हम नैरो रेंज एंटीबायोटिक्स कहते हैं, जैसे कि एम्पिसिलिन है, ऑक्जेलिसिन है, ठीक है, तो ये पेनिसिलिन, ये नैरो रेंज ऑफ बैक्टीरिया में आते हैं। फिर जो ब्रॉड रेंज एंटीबायोटिक्स आती हैं, ब्रॉड रेंज में वो एंटीबायोटिक्स आती हैं जो कि एक वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो है इफेक्टिव होती हैं, उनके अगेंस्ट की जा सकती हैं, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, स्पेक्टिनोमाइसिन है, सिफेलोस्पोरिन है। ठीक है, ये आपकी बुक में भी दी गई हैं ये एग्जांपल्स। तो ये ब्रॉड रेंज एंटीबायोटिक होती हैं जो कि वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया के अगेंस्ट की जा सकती है। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखें कि एंटीबायोटिक्स को हम वायरस के अगेंस्ट यूज नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वायरस का बॉडी स्ट्रक्चर बैक्टीरिया के बॉडी स्ट्रक्चर से बिल्कुल डिफरेंट होता है। हाँ, लेकिन अक्सर जो है जब कोई वायरल डिजीज जिस तरह फ्लू हो जाता है, तो फ्लू में भी डॉक्टर जो है एंटीबायोटिक्स दे देते हैं। वो क्यों देते हैं? क्योंकि वायरस को तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन वायरस के अटैक करने की वजह से जो बॉडी की इम्यूनिटी पर इफेक्ट आता है ना, उस इम्यूनिटी पर इफेक्ट आने की वजह से बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो बॉडी पे अटैक कर लेते हैं। जब वो बैक्टीरिया अटैक करते हैं तो हमें एंटीबायोटिक्स लेना पड़ता है। तो डॉक्टर इसीलिए फ्लू में समटाइम्स एंटीबायोटिक्स इसलिए देते हैं ताकि जो है वो फर्दर जो बैक्टीरियल अटैक है उससे बचा जा सके, क्योंकि वायरस का अटैक तो वो हो चुका हुआ है, तो वायरस तो अपना टाइम पीरियड पूरा करके ही जाएगा। वायरस के अगेंस्ट जो मेडिसिन यूज की
की जाती हैं उन्हें या तो एंटीवायरल कहा जाता है या फिर वो वैक्सीन्स होती हैं, ठीक है? वैक्सीन बेसिकली क्या होती है कि जो फॉर एग्जांपल फ्लू का वायरस है, वो फ्लू क्रिएट करता है, फ्लू प्रोड्यूस करता है हमने। तो हम उस फ्लू के वायरस को ले लेते हैं, ग्रो करवाते हैं लेबोरेटरी में और उसे हीट के ज़रिए किल कर लेते हैं। हीट बहुत ज़्यादा हीट देके उस वायरस को किल कर लेते हैं। तो वो हीट किल्ड वायरस जो होता है, वो एज़ अ वैक्सीन के तौर पे एक्ट करता है। जो हेपेटाइटिस बी और सी की वैक्सीन है, वो यही है कि वो हीट किल्ड वायरस होते हैं, जिनको हेपेटाइटिस बी और सी नहीं हुआ होता, उनमें वो इंजेक्ट कर दिया जाता है, तो हमारी बॉडी जो है उसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती है। अब देखें, हमारी बॉडी इनके अगेंस्ट कैसे वर्क करती है। जब भी कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर होगा, तो हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, जिन्हें हम बॉडीगार्ड सेल्स कहते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। आप लोगों को याद हो, सर व्हाई वाज़न्ट देयर बीन अ सीकर फॉर अ बेटे? सॉरी आई कुडन्ट कैच यू जमाल। हाँ, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। जमाल ने क्वेश्चन ये पूछा है, व्हाई वाज़न्ट देयर बीन अ सीकर फॉर अ वीकर फॉर्म ऑफ कोविड एज़ अ वैक्सीन? कोविड-19 जो वायरस है, उसकी वैक्सीन अभी तक क्यों नहीं बन सकी है? उसकी वजह ये है बेटे, कि जो कोविड-19 का वायरस है, इट इज़ इवॉल्विंग। ये अपने अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना लेवल पे चेंजेस लेकर आ रहा है, जिसकी वजह से इसकी मोर देन 10 स्ट्रेन्स जो हैं वो बन चुकी हैं, जो इसे पूरी वर्ल्ड में जो है वो इन्होंने इफ़ेक्ट किया हुआ है। मोर देन 10 स्ट्रेन्स हैं। अब क्योंकि ये अपने अंदर जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से चेंजेस लेकर आ रहा है, तो जब एक वायरस जो है वो चेंज हो जाता है, तो उसकी चेंज्ड फॉर्म के लिए वैक्सीन निकालना मुश्किल हो जाता है। आपने तो एक स्ट्रेन के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल कोविड-19 1 है, मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, कोविड-19 1 है। अब आपने कोविड-19 1 के लिए वैक्सीन निकाली, लेकिन कोविड-19 1 जो है उसने क्या किया, अपने अंदर मॉडिफिकेशन लेकर आया, वो कोविड-19 2 में कन्वर्ट हो गया। तो 1 के अगेंस्ट जो वैक्सीन आपने प्रिपेयर की है वो 2 के अगेंस्ट यूज़ नहीं हो सकती, क्योंकि वायरस हैज़ बीन चेंज्ड, वायरस हैज़ बीन म्यूटेटेड, ठीक हो गया? और ये इतनी तेज़ी से अपने अंदर चेंजेस लेकर आता है कि हम इसके अगेंस्ट वैक्सीन नहीं प्रिपेयर कर सकते इतनी आसानी के साथ। दैट्स व्हाई अभी तक कोविड-19 की कोई वैक्सीन नहीं मार्केट में आ सकी। ठीक हो गया? ना ही इसके अगेंस्ट कोई ड्रग आई है। सिर्फ़ अब जो ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो आपने सुना होगा, ठीक है? वो कौन-सी ड्रग्स हैं जो मलेरिया के अगेंस्ट यूज़ की जाती रही हैं। वो ड्रग्स सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी इम्यूनिटी को बस बूस्ट कर रही हैं, ठीक है? वो वायरस के अगेंस्ट नहीं है बेसिकली, वो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर रही हैं। बेटे अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है, बस इसका हल ये है आइसोलेशन। Only isolation quarantine is the possible solution of the COVID-19। उसकी वजह क्या है? सॉरी। उसकी वजह क्या है कि जब हम आइसोलेट हो जाते हैं, आइसोलेशन की वजह से वायरस को मजीद होस्ट नहीं मिल पाते। फॉर एग्जांपल एक पर्सन ए है, उस पर्सन को कोरोना हो जाता है, लेकिन वो अपने आप को आइसोलेट कर लेता है, बाहर नहीं निकलता है, तो उसकी बॉडी से वायरस नहीं फैलेगा। तो वायरस उसी की बॉडी तक रहेगा, उसकी बॉडी अपने आप को इम्यून करना शुरू हो जाएगी। इम्यून करते-करते अगर उसने वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी हासिल कर ली, तो वायरस वहीं पे रह जाएगा, जब तक कि उसकी बॉडी पूरी की पूरी उस वायरस को किल नहीं कर देती। ठीक हो गया? तो उस शख्स से फिर कोविड-19 फैलेगा नहीं बाकी लोगों को। जब वो फैलेगा नहीं तो ऑटोमेटिकली इसका स्प्रेड जो है वो रुक जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर नॉट लेटिंग आवरसेल्फ बी आइसोलेटेड। हम अपने आप को आइसोलेट नहीं रख रहे हैं। जिस तरह ये लॉकडाउन खुला है और लोगों ने जैसे रश लगाया है मार्केट्स में, इस तरह तो बहुत ज्यादा और केसेस सामने आ जाने, अल्लाह माफ करे कि बहुत ज्यादा सूरत हाल खराब हो जाएगी। बेटे जो लोग ठीक हो रहे हैं उनकी जो है वो अपनी इम्यूनिटी की वजह से ठीक हो रहे हैं। हमारी बॉडी के अंदर मैं वही आपको बताने लगा था, इम्यूनिटी कैसे हमारे अंदर आ रही है।
देखिए जब वायरस या कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में अटैक करता है, तो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो ट्रिगर होते हैं, एक्टिवेट। आपको याद हो तो ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स में हमने व्हाइट ब्लड सेल्स की टाइप्स पढ़ी थी, लिम्फोसाइट्स, फैगोसाइट्स, मोनोसाइट, पॉलीमॉर्फिक वगैरह, ये सारे हमने पढ़े थे। तो जो इन्हें हम अपने बॉडीगार्ड सेल्स भी कहते हैं, बी सेल्स एंड टी सेल्स भी कहा जाता है। तो जब भी कोई वायरस या बैक्टीरिया बॉडी में ब्लड में एंटर होता है, तो हमारे लिम्फोसाइट एक्टिवेट होते हैं। लिम्फोसाइट क्या करते हैं, वो एंटीबॉडीज बनाते हैं। ये प्रोटीन होती है स्पेशल। ये एंटीबॉडीज जाके उस वायरस का या उस बैक्टीरिया का मुकाबला करते हैं। मोस्टली बैक्टीरिया को तो वो फौरन शिकस्त दे देते हैं, लेकिन जो वायरस होते हैं उनको शिकस्त देना जरा मुश्किल होता है। अगर तो वो एंटीबॉडीज जो है वायरस को नहीं कुछ कह पाती, तो वायरस जो है हमारी बॉडी में स्प्रेड कर जाता है, तो हमें डिजीज हो जाती है। लेकिन अगर वही एंटीबॉडीज जो है उस वायरस को किल कर देती हैं, उसको रोक लेती हैं, हम कहते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो है इम्यूनिटी क्रिएट हो गई है, और उस इम्यूनिटी की वजह से हम सर्वाइव कर गए। हाँ, मोमिन, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब हम एक दफ़ा ठीक हो जाते हैं तो दूसरी दफ़ा बीमार नहीं होते। लेकिन ये बात उस वक़्त ट्रू है जब वो वायरस की स्ट्रेन चेंज नहीं हो रही। मिसाल के तौर पे अगर कोविड-19 1 है, स्ट्रेन 1 है, तो अगर हमारी बॉडी में उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी आ गई है, तो कोविड-19 1 अगर दोबारा अटैक भी करता है तो हम बीमार नहीं होंगे। लेकिन अगर वो वायरस की स्ट्रेन चेंज हो जाती है, अपने अंदर मॉडिफिकेशन लेकर आती है और वो कोविड-19 सपोज़ 2 बन जाता है, अगर वो अटैक करेगा तो हम बीमार हो जाएँगे, क्योंकि हमारी बॉडी में उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस नहीं थी। तो नई रेजिस्टेंस बॉडी को बनाना पड़ती है, नई इम्यूनिटी बनाना पड़ती है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक हो गया? अच्छा जी। तो जब हमारी बॉडी में वो वायरस एंटर होता है, तो हमारी बॉडी जो है नेचुरली जो है एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू करती है, उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस हासिल करने की कोशिश करती है। ठीक है? इसे हम कहते हैं, ये आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा हर्ड इम्यूनिटी का। आजकल बड़ा ये कॉमनली इस टर्मिनोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब ये है कि हर्ड कहते हैं एक बहुत बड़े क्राउड को, ग्रुप ऑफ पीपल को। वैसे ये हर्ड का लफ्ज़ जो है वो एनिमल्स के लिए भी यूज़ किया जाता है कि जिस तरह भेड़-बकरियाँ इकट्ठी जा रही होती हैं, तो वो हर्ड के तौर पे कहलाती हैं, ग्रुप। ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक फैमिली में किसी को कोविड-19 हुआ है और उसने रेज़िस्टेंस शो की, तो हम एक-दूसरे का जूठा भी खाते हैं। तो वो रेज़िस्टेंस जो है बाकी फैमिली मेंबर तक भी ट्रांसफ़र होती है, वो रेज़िस्टेंस जो है। तो बाकी फैमिली मेंबर भी जो हैं वो उस वायरस के अगेंस्ट या बैक्टीरिया के अगेंस्ट रेज़िस्टेंट हो जाते हैं। तो एक ग्रुप ऑफ पीपल जब जो रेज़िस्टेंट हो जाता है सर्टेन डिज़ीज़ के अगेंस्ट, तो हम उसे कहते हैं कि जी इसमें हर्ड इम्यूनिटी आ गई। ये कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन एक ही शख्स से जब बीमारी फैलती है, तो फिर वो भी बहुत बुरे तरीके से इफ़ेक्ट करती है। वो स्प्रेडिंग में आ जाता है। स्प्रेडिंग ऑफ डिज़ीज़, स्प्रेडिंग ऑफ वायरस में आ जाता है। ठीक हो गया जी? ओके जी, आगे चलते हैं। जमाल बेटे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जमाल, ओके, गुड बेटा। अच्छा, मिसयूज़ ड्रग्स। अब ड्रग्स जो हैं मिसयूज़ कब होती हैं और कौन-कौन सी ड्रग्स इस कैटेगरी में आती हैं? सबसे पहले जो नारकोटिक्स, नारकोटिक्स आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, इनके बारे में बहुत सारी वीडियोज़ देखी भी होंगी। नारकोटिक्स ड्रग्स वो होती हैं जो इल्लीगल होती हैं, जैसे हेरोइन है, मॉर्फिन है, कोडीन है, ठीक है? और कोकेन है, ये सारी नारकोटिक्स में आती हैं। नारकोटिक्स वो ड्रग्स होती हैं जो कि इल्लीगल होती हैं, जिनका इस्तेमाल जो है टोटली बैन होता है। वो क्यों बैन होता है? क्योंकि वो हमारे सोशल वेल-बीइंग पे इफ़ेक्ट करती है, ठीक है? हमारी जो है मॉरल वैल्यूज़ के अगेंस्ट है कि जैसे हम उनको इस्तेमाल करेंगे तो हम अपने होशो-हवास में नहीं रहते। हमारे सामने अगर हमारे वालिदैन बैठे हैं तो हम उनको पहचान नहीं पाएँगे कि कौन बैठा हुआ है। हम बहन-भाइयों को नहीं पहचान पाते, रिश्तों की समझ जो होती है उसको लूज़ कर देते हैं। ये वो वाली ड्रग्स हैं। नारकोटिक्स ये वो वाली ड्रग्स हैं जिनके इस्तेमाल से एक शख्स जो है उसमें एहसास खत्म हो जाता है, पहचान खत्म हो जाती है, रिश्ता क्या है, वालिद क्या होता है, वालिदा क्या होती है, बहन क्या होती है, भाई क्या होते हैं, रिश्तेदार क्या होते हैं,
वो इस सेंस को लूज कर देता है। तो वो ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसी ड्रग्स जिनकी वजह से ऐसी कंडीशन आ जाए तो उन्हें ड्रग अब्यूज कैटेगरी में रखा जाता है, मिस यूज ड्रग्स में रखा जाता है। और उसमें जो टाइप पढ़ रहे हैं हम, नारकोटिक्स पढ़ रहे हैं। ये क्यों इस तरह होता है? इसकी वजह ये है कि ये ऐसी ड्रग्स होती हैं, मिसाल के तौर पे ये बंदा लेता कब है? जब बहुत ज्यादा सीवियर एंग्जाइटी का शिकार हो जाए, जब बहुत ज्यादा वो डिप्रेशन में चला जाए, जब बहुत ज्यादा खुदा ना खास्ता कोई नुकसान हो जाए, या कोई घरेलू कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, या सोसाइटी में उसको ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, या वो जान छुड़ाना चाहता है सोसाइटी से, वो दूर रहना चाहता है, अपने आप को सुकून में लेना चाहता है, तो वो इस तरह की ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि इस तरह की जो ड्रग्स होती हैं, वो जब आपको वो आपकी सेंस को लूज कर देती हैं, तो आपको पता ही नहीं रहता कि मुझे क्या बीमारी थी, मुझे क्या प्रॉब्लम थी, मैं किस वजह से जो था वो सेपरेट हुआ था। तो वो आपके माइंड को, आपके नर्व्स को इतना ज़्यादा रिलैक्स कर देती हैं कि वो इन्हें डिप्रेसेंट बेसिकली कहा जाता है, एंटी डिप्रेसेंट कहा जाता है। कि वो आपकी पेन को, जहाँ पे दर्द हो रहा होता है, जिस वजह से दर्द हो रहा होता है, उस दर्द को थोड़ी देर के लिए वो खत्म कर देती हैं, आपको भुला देती हैं। ठीक है? और वो जो एंग्ज़ायटी का शिकार हुआ होता है बंदा, कि किसी बात को लेके या किसी वाक़ये को लेके बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेस में चला गया होता है, वक़्ती तौर पे वो स्ट्रेस से निकल जाता है। जब वो स्ट्रेस से निकलता है, तो फिर वो उसे समझता है कि बस यही सबसे बेहतरीन तरीका है एंग्ज़ायटी से, स्ट्रेस से अपने आप को बाहर निकालने का। तो वो बार-बार इनका इस्तेमाल करता है, जिसकी वज़ह से बॉडी जो है डिपेंडेंट हो जाती है, माइंड जो है डिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है? तो वो एडिक्टेड हो जाता है। जब हमारी बॉडी और माइंड किसी ड्रग के लिए डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि एडिक्शन हैज़ अकर्ड, हमें एडिक्शन हो गई। अ, नहीं बेटे, जब वो नहीं मोमिन, ऐसे नहीं होता। जब एक दफ़ा लेने के बाद हमेशा के लिए रिलेशंस की समझ खत्म हो जाती है, नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब तक उसका असर रहता है, उस मेडिसिन का असर रहता है, तब तक जो है वो यही सिचुएशन रहती है। लेकिन जैसे-जैसे उसका असर खत्म होने लगता है, उसे दोबारा एहसास होने लगता है, वो स्ट्रेस उसे दोबारा याद आना शुरू होती है, वो फ़ौरन फिर दोबारा उस मेडिसिन को ले लेता है। जिसकी वजह से कंटीन्यूअस इनटेक की वजह से ये फिर सूरत-ए-हाल पैदा हो जाती है। ठीक हो गया? अब इसमें हीरोइन, मॉर्फिन, ये कोडीन, कोकेन वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, जिनकी वजह से सीवियर डिपेंडेंसी होती है। डिपेंडेंसी कि बॉडी तलब करती है, वो क्रेविंग होती है कि इस चीज़ को बार-बार लिया जाए। क्योंकि बॉडी जो है उसको सुकून मिल रहा होता है, जब वो सुकून से बाहर निकलती है, तो हमारे मसल सेल जो है वो जो हमें बेचैनी आती है। कभी देखा हो कोई ऐसा शख्स जो कि एडिक्टेड हो, एडिक्शन का शिकार हो, तो वो अपने अपने आप को काटेगा, उसके मसल जो अजीब-सी सूरत-ए-हाल हो जाती है, ठीक है? उसकी बॉडी शिवर करना शुरू कर देगी। वो शिवरिंग वो क्या होती है? उसका पेट खराब हो जाएगा, नौज़िया फीलिंग आना शुरू हो जाएगी, पेट में दर्द शुरू हो जाएगा, वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी। वो क्या, ये चीज़ें क्या शो करती हैं कि डिपेंडेंसी शो कर रही है, वो तलब हो रही होती है कि ये मैं मेडिसिन दोबारा इस्तेमाल करूँ। मेडिसिन तो नहीं, ये ड्रग मैं दोबारा इस्तेमाल। फिर वो क्या करते हैं, हीरोइन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। अब एक शख्स इंजेक्शन लगा रहा है, तो वही इंजेक्शन दूसरा पकड़ के लगा रहा है, वो नशे। तो उसकी वजह से बहुत सारी डिजीज़ेज़ जो हैं वो ट्रांसमिट होती हैं। जैसे एड्स है, हेपेटाइटिस सी है। ठीक हो गया? अच्छा, अब जो है इसके बाद दूसरी जो आती है, अल्कोहल आती है। अच्छा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बेटे मुझसे पूछिए। जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछिए प्लीज़। फिर मैं अल्कोहल का आपको थोड़ा-सा बताऊँगा, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का। ओके, जो अल्कोहल है, इसको भी समटाइम्स जो है ड्रग अब्यूज़ में कंसीडर किया जाता है। बेटे, इसकी एडिक्शन का इलाज यही है कि उस शख्स को प्रॉपर केयर में रखा जाए। उसको प्रॉपर केयर में रखा जाए, उसकी डिपेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए कुछ मेडिसिन्स होती हैं, जो कि वो नारकोटिक्स के अगेंस्ट जो हैं वर्क करती हैं, ताकि एडिक्शन को ख़त्म किया जा सके। जो पहला हफ़्ता, पहले 2-3 हफ़्ते जो है मुश्किल होते हैं, क्योंकि पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होता है, क्योंकि उसे उसके मसल में बहुत ज़्यादा पेन हो रही होती है, तो वो पेन को रिलीव करना चाहता होता है। बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है,
ये चीजें शो करती हैं कि उसे तलब हो रही है उस चीज की, उस ड्रग की। लेकिन वो डॉक्टर जो है फिर उसको जो है ना, आप समझ लें एंटी नारकोटिक्स देते हैं, ताकि उन मेडिसिन्स की तलब को खत्म किया जा सके, उनकी एडिक्शन को खत्म किया जा सके। इसका इलाज यही है कि उस शख्स को प्रॉपर केयर में रखा जाए, अंडर जो है ऑब्जर्वेशन रखा जाए, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए, उसको बाहर ना निकलने दिया जाए, उसके जो सडन जो उसके बिहेवियरल चेंजेस है उसको बर्दाश्त किया जाए। यही इसका अलावा फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आ जाता है शख्स। अल्कोहल जो है देखिए, अक्सर जो सिरप हैं, हम लोग कफ सिरप यूज़ करते हैं, उनमें सर्टेन परसेंटेज ऑफ अल्कोहल भी होती है। हमारे जो ड्रिंक्स हैं, उनमें भी अल्कोहल होती है। लेकिन ये वो अमाउंट होती है जो हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है, या डॉक्टर ने अगर प्रिस्क्राइब भी किया किसी टैबलेट में अल्कोहल मौजूद है, तो वो डोज़ेज होती है जो हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है। लेकिन अगर उस अमाउंट से बढ़ जाए, तो वो हमारे लिए नुकसानदेह हो जाती है, अल्कोहल ड्रग अब्यूज़ बन जाता है, ठीक है? मिसयूज़ बन जाता है, ठीक हो गया? अब इसकी डिटेल्स में हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे, ठीक है? मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि आपने ड्रग्स वाले चैप्टर की रीडिंग करनी, ठीक है? उसकी रीडिंग करनी है और जो क्वेश्चन होंगे प्लीज़ मुझसे कल पूछिएगा। अब 1 मिनट, निम्रा नूर कहाँ है? निम्रा नहीं आज आई? निर्वा, निर्वा बेटे, मैं आपको एक मैसेज सेंड कर रहा हूँ। आपने ना बेटे वो फ़ौरन जी, निर्वा बेटे आपको मैसेज मिल गया? निर्वा, आपको मैसेज मिल गया है बेटे? हाँ, चलें ठीक हो गया। ठीक है बेटे, थैंक यू सो वेरी मच। इंशाल्लाह फिर कल आप लोगों से मुलाकात होती है दोबारा। थैंक यू सो वेरी मच। रीडिंग कीजिएगा लाज़मी, लाज़मी रीडिंग कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।